नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो आज दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के केस से जमानत मिल गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की बेंच ने उनको अग्रिम जमानत दी है, चूँकि मामला कुछ और था, उसको ट्रांसफ़र किया गया है आगे की बेंच में बड़ी बेंच में, लेकिन अभी उनको अंतरिम राहत दी गई है तब तक जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता है, जो उनकी अ, अपील थी उस पे। इधर तमाम तरह की चर्चाएँ सोशल मीडिया पे या मेनस्ट्रीम मीडिया पे बहुत तरह की चर्चाएँ हैं चूँकि मामले राजनैतिक हैं और कई राजनेताओं को उठा कर के पीएमएलए के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया है। चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कम्युनिकेशन इंचार्ज आम आदमी पार्टी के विजय नायर तक जेल में है। आम आदमी पार्टी का तो कहें बड़ा यूनिट उठा कर के जेल में डाल दिया गया। तब राजनीतिक चर्चा होना लाज़मी है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये राजनीतिक अदावत का कोई परिणाम है? किसी तरह की राजनीतिक तल्खियों का कोई बदला लिया जा रहा है? इस पर करेंगे बाद में बात, लेकिन अभी बात करेंगे कानूनी दांवपेच की, कानूनी पहलू पर। कारण ये है कि ईडी के केस में भले ही अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई हो, लेकिन सीबीआई ने, चूँकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने तिहाड़ जेल जाकर के अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनको सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया। सीबीआई ने फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी नया मामला ये कि अब उनको सीबीआई से भी जमानत लेनी पड़ेगी। क्या है राजनीतिक दांव-पेच के अलावा कानूनी पेचीदगियाँ, इसको समझने के लिए आज हम लोगों के साथ फिर मौजूद हैं हमारे युवा अधिवक्ता जिन्होंने राजनीति के अलावा जेएनयू के छात्र रहे, वहाँ राजनीति को भी देखा लेकिन उन्होंने कानून का अध्ययन किया और आजकल कानून कानून का अध्यापन भी कर रहे हैं। संकेत रंजन जी हम लोगों के साथ हैं, संकेत जी से समझेंगे कि आगे की स्थितियाँ अब क्या बनने वाली हैं, क्या कानूनी दांव-पेच है और अभी तक ये सब कुछ जो चल रहा है, उस पे उनकी राय क्या है? संकेत रंजन जी। नमस्ते। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम सब लोगों को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से एक नया डेवलपमेंट आया है इस केस में। हालाँकि जैसा कि आपने बताया कि ये अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम ज़मानत तो मिल गई ईडी के केस में। यानी कि ईडी के केस में अब वो बरी मतलब रिहा हो सकते हैं जेल से। लेकिन तब भी अनफॉर्च्यूनेटली वो जेल से नहीं छूटेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो सीबीआई की कस्टडी में भी है। 25 जून को सीबीआई ने अपने मैटर में, जो सीबीआई का एक अलग केस है, इसी दिल्ली लिकर पॉलिसी के केस में, जहां पे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को 25 जून को हिरासत में ले लिया था। तो अब पीएमएलए के केस में बेल मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से रिहा नहीं होंगे। क्योंकि उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब जो सीबीआई के केस में बेल लगा हुआ है, वो आई थिंक 17 जुलाई को वो मैटर लिस्टेड है दिल्ली हाई कोर्ट में। अगर वहाँ पे बेल ग्रांट हो जाता है, तब अरविंद केजरीवाल जी फाइनली जेल से बाहर आ सकेंगे। अभी तो ईडी के केस में ये जमानत मिली है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट है और अगर आप देखें तो ये केस बेल का भी नहीं था। ये केस था अरेस्ट को इल्लीगल डिक्लेयर करने का। उन्होंने इस ईडी के अरेस्ट की वैधानिकता को ही चैलेंज किया था कि ये अरेस्ट ही इलीगल है। बेल अलग मैटर होता है और इस केस में भी जजेस ने जब इलीगल अरेस्ट के मुद्दे पे सारे आर्गुमेंट्स को सुना, तो उनको भी लगा कि क्या ये जो सेक्शन 19 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, पीएमएलए का सेक्शन 19 जो ईडी को पावर देता है अरेस्ट का, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है या उसमें और भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो उन्होंने इसे एक लार्जर बेंच को भेजा है फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन, जहां पे उन्होंने एक नया ग्राउंड भी रेज किया कि नीड एंड नेसेसिटी भी होनी चाहिए अरेस्ट के लिए। सिर्फ जो ईडी के ऑफिसर्स को रीजन टू बिलीव जो सेक्शन 19 में लिखा है, वो सफिशिएंट नहीं है कि उनको अगर लग रहा है या उनके विश्वास में है कि अरेस्ट करना चाहिए तो वो अरेस्ट कर लेंगे। वहां एक ग्राउंड होना चाहिए नीड एंड नेसेसिटी की कि क्या इसकी अरेस्ट की जरूरत इस केस में है या नहीं है। जी।
संकेत जी, कुल मिलाकर के इसको यूँ नहीं कह सकते कि कानूनी दाँवपेच को राजनीतिक दाँवपेच में फँसा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि ईडी किसी केस में किसी को गिरफ्तार करती थी, तो आदमी सबसे पहले जमानत के लिए जाता था। लेकिन यहाँ उन्होंने चुनौती दे दी है अपनी गिरफ्तारी को ही। तो ये एक नया पेच आ गया और ये शायद मेरे ख्याल में पहली बार ईडी को इस तरह की उसका च च चुनौती का सामना करना पड़ रहा होगा ईडी के वकीलों को और ईडी को खुद को, कि जहाँ गिरफ्तारी को ही चुनौती दे दी अरविंद केजरीवाल जी। जी, कानून की नज़र में अगर आप देखें तो ये एक मामला है और आप अगर देखें तो सिर्फ़ ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक आरोपी के तौर पे इस चीज़ को अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। बट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि ईडी के सेक्शन 19 का जो पावर है अरेस्ट करने का, उसका दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई और तरीका नहीं है जहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकें क्योंकि आप जानते हैं कि ईडी के इस मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में ही सेक्शन 45 में बेल बहुत मुश्किल होती है। वहाँ एक ट्विन कंडीशंस होता है। तो अगर आपने ईडी के ऑफिसर्स ने किसी को भी अगर अरेस्ट कर लिया है, तो बेल का जो एक प्रॉब्लम है सेक्शन 45 में, वो बना रहता है। तो कहीं न कहीं आज के फैसले से अगर आप देखें, तो ये अरेस्ट जो गैर ज़रूरी अरेस्ट हो रहे हैं, ईडी के द्वारा, उसपे एक रोकथाम या लगाम लगने की संभावना तो बनती है। हालाँकि अब देखने की बात होगी कि लार्जर बेंच क्या इंटरप्रिटेशन देता है, क्या इस ग्राउंड को जो नीड एंड नेसेसिटी का ग्राउंड उन्होंने रेज़ किया है जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने, उस ग्राउंड पे क्या गाइडलाइंस आती है कि ईडी को अरेस्ट करने के पहले क्या चीज़ें देखनी होगी, जो अभी कुछ नहीं है। अभी सिर्फ सेक्शन 19 कहता है कि इफ ईडी ऑफिसर्स हैव रीजन टू बिलीव टू अरेस्ट समवन, दे कैन अरेस्ट एनीबॉडी। अगर उनको रीजन टू बिलीव है वो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एडिशनल ग्राउंड्स होने चाहिए, जो सेफगार्ड्स होने चाहिए क्योंकि अरेस्ट होने से किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। जी। अब इसका दूसरा पहलू है सीबीआई, चूँकि ईडी के केस में तो अंतरिम राहत मिल गई है, अंतरिम ज़मानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई की पेचीदगियाँ क्या है? क्योंकि कहते हैं कि ईडी में ज़मानत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना मुश्किल और जो कानून है उनमें इतना मुश्किल नहीं है। तो अब क्या लगता है सीबीआई की ज़मानत के लिए भी पापड़ बेलने पड़ेंगे जैसे ईडी की ज़मानत के लिए पापड़ बेलने पड़े अरविंद केजरीवाल जी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीबीआई के केस में ज़मानत मिलना ईडी पीएमएलए के केस के मुकाबले मुश्किल होगा। वहाँ पे जो सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया है दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री को, वो केस है आईपीसी की कुछ धाराएँ हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जहाँ पे बेल के जो प्रोविजंस है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग डील होते हैं। तो जैसे आम क्रिमिनल कानूनों में बेल मिलता है, जैसे आईपीसी के जब आपके ऊपर सेक्शन चार्जेस होते हैं, तो सीआरपीसी के अंदर जो बेल के प्रोविजंस होते हैं, उसकी तरह से ये भी मामला डील किया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। तो वहाँ पे बेल के लिए कोई ट्विन कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे आपको जजेस को वो ट्विन कंडीशन में अपने आप को प्री ट्रायल स्टेज में है। बेल जो है अभी तो ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब कहें कि बेल जो है वो जेल अपवाद है और बेल मिलना अधिकार है कि किसी हाँ, व्यक्ति का, बिल्कुल, तो वहाँ बिल्कुल। थोड़ा आराम हो जाता है। लेकिन अब है दूसरा पहलू आपसे और चूँकि अब एक नई बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया जी के केस में जिस तरह से एक जज ने कल खुद को ही अलग कर दिया। मतलब ये कौन-सी परिपाटी है? मतलब एक साधारण नागरिक के रूप में अगर मैं समझूँ कि मैं जिनके सामने न्याय की गुहार लगाने जा रहा हूँ और वही भाग जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से नहीं कह सकता, लेकिन आप देखिए कि कल मनीष जी का जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में मनीष सिसोदिया जी, उनका बेल लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ 3 जजेस की बेंच थी। वहाँ पे एक जज ने अपने आप को रिक्यूज़ किया, यानी कि उन्होंने अपने आप को मामले से अलग कर लिया। हालाँकि इसका कोई रीज़न नहीं दिया गया। हालाँकि जजेस के पास ये पावर होता है कि दे कैन रिक्यूज़ देमसेल्व्स फ्रॉम एनी केस बट कोई ग्राउंड तो होना चाहिए कि क्यों रिक्यूज़ किया उन्होंने अपने आप को इस मामले से।
देखिए, रिक्यूज़ल नॉर्मली उन केसेस में होता है जहाँ पे एक बायसनेस की उम्मीद या चांस या प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी जज का किसी केस के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या पूर्व में कोई ऐसा संबंध रहा हो जिससे एक संभावना हो सकती है कि जज बायस्ड हो सके। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा था ऐसी कुछ बात। हालाँकि इससे अब ये हो गया है कि अब मामला डिले हो गया, अब इसके लिए एक नया बेंच बनेगा तो एक कुल मिलाकर आप कह सकें या ना कह सकें, लेकिन मैं तो ये कहने के लिए स्वतंत्र हूँ कि इस केस को और लंबा खींचने का एक पैतरा भी हो सकता है। दूसरा, जुडिशरी में कुछ खामियाँ हैं जिनको एक बार रिव्यू करना चाहिए और एक बार समझना चाहिए। बिल्कुल देखिए खामियाँ तो हर संस्था में होती है, तो न्यायालय भी देश का एक संस्था ही है। हालाँकि न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है, जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं न्याय का और जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि हर मामले के लिए ज़रूरत ये भी नहीं होनी चाहिए इस देश में कि हम हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएँ न्याय के लिए। जो नीचे के कोर्ट्स हैं, चाहे हमारा लेकिन संजय जी, दिक्कत तो ये है ना, नीचे के कोर्ट ने दे दिया, ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दिया अरविंद केजरीवाल जी को और उसपे तल्ख टिप्पणियों के साथ में हाई कोर्ट उसपे रोक लगा देता है। तो आप नीचे के ट्रायल कोर्ट को काम करने या आप आपने तो एक तरह से उसकी जो विश्वसनीयता है उसी पे सवाल खड़ा कर दिया कि वो जो दिया था जजमेंट वो गलत था और वो नहीं हो सकता था। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है और लोअर कोर्ट्स के ऊपर ये दबाव बनेगा कि ऐसा ना हो उनके किसी जजमेंट के ऊपर हाई कोर्ट की कोई टिप्पणी आ जाए और उनके ऊपर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। देखिए ये संभावना तो है कि अ, हालाँकि जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जिस बेल ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को राउज़ एवेन्यू के जज ने बेल ग्रांट किया था, उसपे जब हाई कोर्ट का स्टे आया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया था, तब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बेंच ने वेकेशन बेंच थे हालाँकि, उन्होंने इसको अनयूजुअल भी बोला था कि बिना बेल का ऑर्डर रिसीव हुए जबकि जो बेल ग्रांट हुआ था, वो मौखिक तौर पे ओरल ऑर्डर के तौर पे ग्रांट हुआ था, रिटन ऑर्डर तब तक आया भी नहीं था और ईडी हाई कोर्ट अप्रोच कर लिया था, उन्होंने स्टे हाँ, करा हाई दिया। कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट ने उसको लिस्टेड कर लिया। हाँ, उस मैटर बात को अलग है, हियरिंग हुई तब शायद जजमेंट आ गया था, लेकिन लिस्टेड कर लेना ही बिना जजमेंट के आप लिस्टेड कर रहे हैं। हाँ, उस समय उन्होंने तत्काल फ़ौरन उसपे स्टे दे दिया था सुनवाई के दौरान भी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनयूजुअल बोला था उस मैटर में कि देखो अगर आप देखोगे कि स्टे करना या बेल को कैंसल करना, ये ये साधारण परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अ, जब तक असाधारण परिस्थिति ना हो क्योंकि बेल तो आपका राइट है। आपको एक नागरिक के तौर पे अगर किसी भी कोर्ट ने जो कॉम्पिटेंट है, उसने अगर आपको बेल ग्रांट किया है, तो उसने भी सारे मामलों सारे चीज़ों को देखा होगा, उसके बाद ग्रांट किया होगा। तो ऐसी कोई इमरजेंसी तो नहीं थी कि अभी इस पे स्टे देना ज़रूरी था। क्योंकि अगर मान लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री उस बेल ऑर्डर के बाद अगर आ भी जाते हिरासत से बाहर और उसके बाद अगर हाई कोर्ट को लगता पूरी सुनवाई के बाद कि ये बेल कैंसल कर देना चाहिए, तो वो फिर से हिरासत में जा सकते थे। लेकिन फिलहाल ये रोकना जस्टिफाइड नहीं लगता। बहुत सारे राजनीतिक दांव-पेच में कानूनी दांव-पेच घुसा देना और पूरे मामले को उलझा देना इस भारत के राजनीति का दुर्भाग्य रहा है और ये पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन अब तो हद होती चली जा रही है। जब किसी भी विरोधी पक्ष के विपक्षी दल के किसी राजनेता को पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को या पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी इस समय कटघरे में है, ईडी के शिकंजे में है, उसका शिकंजा ईडी का आम आदमी पार्टी के ऊपर कसता जा रहा है। ये पहली बार हुआ है, भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है किसी पार्टी को पार्टी बनाया गया हो, किसी भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में। फिर सवाल तो खड़ा होता है कि कहीं ये राजनीतिक अदावत तो नहीं है? कहीं राजनीतिक द्वेष के कारण तो ये सब कुछ नहीं किया जा रहा है, अगर ये सब किया जा रहा है तो बहुत खतरनाक है भविष्य के लिए। वर्तमान में जो हो रहा है वो एक परिपाटी पड़ रही है, आने वाली पार्टियाँ फिर इसी तरह से एक-दूसरे को परेशान करती रहेंगी। केवल किसी को किसी शक के आधार पे गिरफ्तार कर लेना और इतनी चर्चा हो चुकी है इन सारे कानूनों के ऊपर सारे केसेज़ के ऊपर, कानूनी पहलुओं पर, अभी तक किसी तरह के ठोस सबूत की कोई आहट नहीं है। अब किसी नोट के बंडल का फ़ोटो कोर्ट में पेश किया जा रहा है, कोई व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है कि ये मनी ट्रेल मिल गया।
मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ लोग जो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और खुल्लम-खुल्ला बढ़ाते हैं। वो सीना ठोक के इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में पूरी तरह फँस गए हैं, उनके ऊपर शिकंजा फँस गया। ये सब ट्रायल के समय सारी चीज़ें साबित होंगी कि जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, सबूत के रूप में जो भी ईडी पेश करेगी, कोर्ट उसको भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब ट्रायल होगा, तब उसकी जाँच होगी, उसकी विवेचना होगी कि वो सबूत आधार बनते हैं उस केस में, नहीं बनते हैं। संकेत जी इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए, उसके बाद चूँकि समय समाप्त है, हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। अंतिम कमेंट संकेत जी। जी। देखिए किसी भी सबूत को कोर्ट में किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा, चाहे ईडी हो या पुलिस हो या सीबीआई, उनको चार्जशीट में पेश कर देना और उनका कोर्ट में एडमिसिबल होना, दोनों अलग-अलग चीज़ है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने विवेक के आधार पे कोई भी सबूत चार्जशीट में दाखिल कर सकती है। ईडी ने भी तमाम चाहे वो नोटों के बंडल की फोटो ही क्यों ना हो। कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या वो कोर्ट में ट्रायल के दौरान एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? और उसकी एडमिसिबिलिटी के बाद भी एक बात ये आती है कि क्या वो फ़ोटो या कोई व्हाट्सएप चैट या कोई भी और एविडेंस, क्या उस बात की पुष्टि कर रहा है, जिससे मेरा अपराध साबित हो सके? अगर चैन भी दिखाना है, तो क्या वो किसी चैन को कंप्लीट कर रहा है? क्या वो किसी और के पास कोई अगर नोटों की गड्डी बरामद भी हो जाती है, तो क्या उससे मेरा कोई लिंक है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें ट्रायल में साबित होती है। ट्रायल का पर्पस ही यही है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे, आपके ऊपर जो दोष है या दोष का आरोप है, उसकी पुष्टि होना, उसको साबित करना, सिद्ध होना, उसका सिद्ध होना। सिद्ध होना, तो वो सिद्ध होना और प्रूफ होना बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो हालाँकि हमारे देश में ये दुर्भाग्य की बात हो गई है कि आजकल हर ट्रायल के पहले एक मीडिया ट्रायल होता है। मीडिया ट्रायल होता है और लोगों का परसेप्शन बन जाता है कि बेईमान है, भ्रष्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, सरकार में बैठे ज़िम्मेदार लोग अगर प्रधानमंत्री देश के ये प्रचार करने में लग जाएँ कि लोगों ने घोटाले किए, लोग भ्रष्टाचारी हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, सुप्रीम पद पर बैठे हुए आदमी को कम से कम ये शोभा नहीं देता है। देश के प्रधानमंत्री को तब तक मेरे ख्याल में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप आज के बेल को देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया, अब ये ईडी के केस में जो पीएमएलए कानून के अंदर बेल मिला है और राउस रेवेन्यू कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बेल दिया, अभी वो बेल कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ स्टे है। तो आज भी वो बेल और सुप्रीम कोर्ट में आज दिया हुआ बेल, तो इसमें अगर आप देखें तो जो ईडी के कानून में बेल मुश्किल जरूर होता है सेक्शन 45 में, लेकिन उस मुश्किल में अगर आपको बेल मिल रहा है, मतलब उस सेक्शन 45 के ट्विन कंडीशन के बाद अगर कोई कोर्ट आपको बेल दे रहा है, इसका मतलब प्रथम दृष्टया बोले या कोर्ट के पास कोई ग्राउंड नहीं हो रहा है कि फिलहाल वो आपको दोषी मान सके। हाँ, प्रथम दृष्टया कोई दोषी मानने का कारण न्यायालय के सामने नहीं है, तो दूसरी तरफ से दावा ये भी कहा जा सकता है, जो आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल पर या ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई। अभी हुई नहीं है, हो जाएगी, लेकिन जमानत मिलने का आधार अगर वही जो 2 कंडीशन फुलफिल करना है जज के लिए, तो प्रथम दृष्टया जज को उसमें अभी तक कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं दिखाई दिया जिसके आधार पर ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल इस केस में दोषी है। जी। तो भ्रष्टाचारी चिल्लाने वाले लोग चिल्लाते रहेंगे, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि मामला पूरा राजनैतिक है, इस पर और आगे करेंगे बात। इस केस के सीबीआई के पहलू को भी समझा, ईडी के पहलू को भी समझा। अभी मामला सत्येंद्र जैन जी का भी पेंडिंग है, मनीष सिसोदिया जी का भी पेंडिंग है, जिसमें कल एक जज ने खुद को अलग कर लिया उस हियरिंग से। मैं फिर कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। बिना कोई कारण बताए अगर आप खुद को अलग करते हैं तब ठीक नहीं है, क्योंकि लोग न्याय की उम्मीद आपसे रखते हैं और आप भाग जा रहे हैं न्याय करने से। कम से कम मैं तो ऐसा कह सकता हूँ, संकेत जी भले ही कहने से बचें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम लोग भी नमस्कार।